अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, ये होती है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप क्रिस्टा कहते हो। क्रिस्टा टू बी एग्जैक्ट आपके पास इनफोल्डिंग्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो आप इनफोल्डिंग्स देख रहे हैं इनको क्रिस्टा कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और दूसरा ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान में ये कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसे आप रेस्पिरेटरी चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। इसका पर्पस होता है, काम होता है इस चेन में कि जो आपने NADH FADH बनाए हैं ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में, वो एंटर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और उनकी होती है ऑक्सीडेशन, और उससे जो बनने वाला ATP होता है उसे आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं यूजिंग NADH और FADH। अब यहाँ पे ये दोनों एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर काम करते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके ATP बनता है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। ये डायग्राम में आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एट वंस क्लियर हो जाएगी होपफुली। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन है तो ऑफकोर्स बनी हुई होगी किससे? फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होगी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है, इसे हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब आउटर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? जाहिर है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पड़े हुए होते हैं कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के अपने नाम हैं। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास? तो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनर मेम्ब्रेन में होंगे, ठीक है। एक साइड इनका फेस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स को और दूसरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को। अब ये है आपके पास NADH और ये है FADH2। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब ये बन कहाँ रहे हैं? ये आपके पास एक तो ग्लाइकोलिसिस में NADH बनता है, दूसरा जो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से NADH और FADH बनता है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही बन रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ये ही तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे NADH FADH2 बन रहा है। ये है इनर मेम्ब्रेन। NADH आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कॉम्प्लेक्स 1 को। इस कॉम्प्लेक्स को, ये प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है और ये इंटीग्रेटेड है किसमें? इनर मेम्ब्रेन में। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मोटाइल है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड है मेम्ब्रेन में। अब जैसे ही ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स 1 को, रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट बात है कि NADH जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन देता है। इसने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए कॉम्प्लेक्स 1 को, जबकि FADH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कॉम्प्लेक्स 2 को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2। अब जैसा हमने पढ़ा था फोटो फॉस्फोरिलेशन, जो कि लाइट रिएक्शन में हो रही थी, जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन्स H पॉजिटिव के आयंस जो थे, तो ये आपके पास सेलेकॉइड की ल्यूमेन में फिल हो जाते हैं, फिर वहाँ से मूव करते हैं स्ट्रोमा में और एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को पकड़ मतलब उस एनर्जी को यूज़ करके ATP सिंथेस ATP बनाता है। इसको आप कीमियोस्मोसिस कहते हो, ATP बन जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो ये जो NADH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और FADH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कॉम्प्लेक्स 2 को, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन भी उठा लेता है और इस प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के उस तरफ फेंकता है जिसको, ये जो स्पेस यहाँ पे है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जिसको हमने कहा, वहाँ पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले NADH से, ठीक है, और 4 प्रोटॉन्स इसने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठाकर कहाँ डाले? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। उसके बाद अगर आप बात करें FADH2 की, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए कॉम्प्लेक्स 2 को। कॉम्प्लेक्स 2 ने कोई भी प्रोटॉन्स नहीं लिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से, ठीक है।
अब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे किसको, एक मोटाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को। ये वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि मूव कर सकता है, ये मोबाइल है, ठीक है। मोटाइल से बेटर वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल, ठीक है। सो एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दे देते हैं किसको, को एंजाइम क्यू को, ठीक है। सो CO इज़ फॉर को एंजाइम क्यू। को एंजाइम क्यू का दूसरा नाम होता है यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के पास, और कॉम्प्लेक्स 3 भी कॉम्प्लेक्स 1 की तरह यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन उठाता है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डालता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से हम एक दूसरे प्रोटीन को दे रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन जब ये जाते हैं, जब ये मूव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को आप, एक तो इसकी वजह से आप इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे होते हैं, दूसरी बात इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एनर्जी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से H पॉजिटिव ले पा रहा है, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन चेन की वजह से ही आपके पास H पॉजिटिव हम फिल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, चेन का, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, यूबिक्विनॉन ने, कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन दिए थे कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 ने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन दिए कॉम्प्लेक्स 4 को। अब कॉम्प्लेक्स 4 जो है, ये भी यहाँ से 2 H पॉजिटिव यानी कि 2 प्रोटॉन्स उठाता है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डालता है। यहाँ पे आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन एट लास्ट जाते किसके पास है, मतलब अभी तक तो हमने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए प्रोटीन ने, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आखिर में? तो होता क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये दे देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करती है? सो योर आंसर वुड बी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेती है कॉम्प्लेक्स 4 से। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रोटॉन तो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाती है, H2O बनाती है। तो हो क्या रहा है, एक पहली बात तो ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगी, दूसरा जब ये बनाएगी क्या, वाटर। तो यहाँ पे ये जो पानी, ये जो वाटर बन रहा है, ये एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। कहानी यहाँ तक समझ आ गया। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट ATP कैसे बना? हमें तो ATP बनाना था, अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इधर उधर किया है। सो इसका फ़ायदा ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाते हुए हमने बहुत सारा H पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ पे फिल कर दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के कंपैरिजन में अगर आप देखो, तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है। सो अब प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे ये N जो है, ये कितने इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स काउंट तो नहीं किए हुए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अभी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स अभी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हैं। सो अब यहाँ पे एक प्रोटीन पड़ा हुआ है जिसको हम ATP सिंथेज कहेंगे, इसका काम होता है ATP बनाना। ये मैट्रिक्स में पड़ा हुआ ADP के साथ फॉस्फेट अटैच करता है यूजिंग द एनर्जी ऑफ दीज हाइड्रोजन पॉजिटिव्स, यानी कि ये प्रोटॉन जब इस प्रोटीन में से जाएंगे अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब ये प्रोटॉन्स जाएंगे मैट्रिक्स में दोबारा से, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को यूज़ करके ATP सिंथेज क्या करेगा, ATP बनाएगा। और ये जो प्रोसेस है, इसको आप कीमियोस्मोसिस कहते हो। और यहाँ पे आपने NADH और FADH2 की क्या की थी, ऑक्सीडेशन की थी। इस वजह से ये जो ATP बन रहा है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से बना है। एंड एक और चीज़, NADH खुद क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 को दे रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कॉम्प्लेक्स 1 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया ना इसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 भी रिड्यूस होता है,
और उसके बाद ये सवाल है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस प्रोटॉन को कैरी करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 2 और ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, और ये कॉम्प्लेक्स 2 ये प्रोटॉन को नहीं कैरी करते। ठीक है, सो अभी हमने देखा यूबीक्विनोन कोएंजाइम क्यू का ही दूसरा नाम है ये, और साइटोक्रोम सी, ये है आपके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 इनके नाम हैं ये। NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस कहलाता है, यानी कि डिहाइड्रोजनेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे डिहाइड्रोजनेस एंजाइम काम करता है। सो NADH को ऑक्सीडाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स 2 को आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स 3 इज कॉल्ड एज cytochrome BC1. Complex 4 is called as cytochrome C oxidase. उसके बाद फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का? ऑक्सीजन है। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये स्ट्रक्चर है किसका? ATP सिंथेस का। अगर आप देखो पहला सवाल आपसे पूछेगा कि F1, अब देखो ये जो ATP सिंथेस है इसके 2-3 नाम है। पहला तो इसे हम F0 F1 प्रोटीन भी कहते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, ये F0 पार्ट कहलाता है और ये F1 पार्ट कहलाता है। ठीक है, सवाल ये है कि जो F1 पार्ट अगर मैं पूछूं तो ये कौन सी साइड फेस कर रहा है? साइटोक्रोम वाली साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, या ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को फेस कर रहा है? तो ये जो बाहर वाली आपको दिख रही है मेम्ब्रेन, बाहर वाली का मतलब ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोटॉन है वो हमने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फिल किया, यहाँ से प्रोटॉन आ रहा है मैट्रिक्स में। तो F1 जो है वो मैट्रिक्स को फेस करता है, और F0 जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर मेम्ब्रेन, या फिर आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन होगी, उसके बाहर साइटोप्लाज्म होगा, तीनों में से कुछ भी लिख देगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका? आपके पास ATP सिंथेस का। यहाँ पे ये कहलाता है बेसल यूनिट। ये जो आप देख रहे हो ये स्टॉक्स है इसकी। ये जो F1 है ये पूरा हेड पीस है, और ये है बहुत सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर ATP सिंथेस का। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनता है, वो कीमियोस्मोसिस से बनता है, उसे आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हो। ATP बनता कहाँ पे है? तो ATP इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और ये बनकर कहाँ आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, और NADH जो है वो ज़्यादा ATP फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू FADH। NADH से आपके पास 3 ATP मिलेंगे, और FADH2 से आपके पास 2 ATP मिलता है। इन एक्चुअल अगर आप देखो तो, और जब आप डीप में पढ़ते हो ये चीज़ें, तो असल में पूरा 3 ATP भी नहीं बनाता है NADH, कम बनाता है, 2.5 समथिंग इतना ATP बनाता है, जिसको आप 3 राउंड ऑफ करके लिखते हो ताकि हमें पढ़ने वगैरह में आसानी हो एट हाई स्कूल लेवल, इसीलिए 3 ATP हम लिखते हैं। खैर, NADH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, और FADH इलेक्ट्रॉन देता है किसको? कॉम्प्लेक्स 2 को। कॉम्प्लेक्स 1 हाइड्रोजन को पंप करने में हेल्प करता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव को, और कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन को पंप नहीं करता। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि NADH अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, जबकि FADH इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 2 को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कोएंजाइम क्यू यूबीक्विनोन के पास, 2 अलग अलग नाम है एक ही प्रोटीन के। ये इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, फिर फाइनल एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ये बाय प्रोडक्ट बना लेगा H2। ठीक है, अब प्रोटॉन को कौन कैरी करता है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, सो अभी तक हमने पूरी ये समरी है आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की। होता क्या है कि ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके पास ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या चीज़ें बना रहा है? यहाँ से आपके पास मिल रहे हैं 2 ATP डायरेक्टली
ठीक है, तो जिसे आप कहोगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और यहाँ से मिलते हैं आपको दो NADH, और ये जो दो NADH हैं ये जाएंगे इनडायरेक्टली किसके पास, ये भी इनडायरेक्टली हमें ATP देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो बेस यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से 6 ATP मिल रहा है आपको। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 ATP आपको मिल रहे हैं। उसके बाद है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुवेट में। ये 2 पायरुवेट की होती है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन के दौरान आपको 2 NADH निकलता है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से 6 ATP बनाएगा। ठीक है, और दूसरा 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से रिलीज़ होते हैं। और यहाँ पे आपके पास जब पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो 2 ATP आपने यूज़ भी किए थे। ठीक है, तो इस वजह से जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें बन तो 38 ATP रहा है, लेकिन क्योंकि आपने 2 ATP यहाँ पे यूज़ किया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए, तो इसीलिए एक्चुअली 36 ATP बनता है। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 पायरुवेट हैं इनकी होती है, जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये चीज़ हो रही है। ये कहाँ पे हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर दो पायरुवेट टूटते हैं और ये बनाते हैं 2 एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल्स। ये 2 एसिटाइल को एंटर करते हैं क्रेब्स साइकिल जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ATP डायरेक्टली बनता है सबस्ट्रेट लेवल से और 6 NADH बनता है, 2 FADH2 बनता है। ये दोनों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से आपके पास ATP बनाएंगे। तो 6 NADH से 18 ATP बनता है क्रेब्स साइकिल में और 2 FADH2 से 4 ATP बनता है। इसके साथ साथ 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं क्रेब्स साइकिल में। सो ये टोटल मिला के आपके पास 38 ATP बनते हैं प्रोकैरियोट्स में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो, और अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें फिर आपके पास 36 बनेंगे। अब प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोट्स में क्यों 38 ATP बनता है, 36 क्यों नहीं बनता? देखो उनके अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं है तो उनका जो ग्लाइकोलिसिस है वो भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। उनकी क्रेब्स साइकिल, उनका जो ये क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये किसी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मेम्ब्रेन लाइक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में नहीं हो रहा। हाँ, उनके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, मेसोसोम कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, बट इसकी अलग से कोई मेम्ब्रेन नहीं है इस स्ट्रक्चर की, ऐसा कोई ऐसा सच ऑर्गेनल नहीं है। तो यहाँ पे हर चीज़ साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, जिसकी वजह से वो 2 ATP आपने यूज़ किए थे पायरुवेट को अंदर लेकर जाने के लिए, ऐसा कुछ तो इनमें नहीं है। एंड वो रीज़न है कि इनके पास 36 की जगह 38 ATP बन रहा है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। एक्चुअली में बायो एनर्जेटिक्स पूरा हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। एंड लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू MCQs ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे हम ये कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं ये देख सकते हैं। एंड इस चैप्टर को अभी 1-2 क्लासेस इसकी और कर सकते हैं।